नया साल 2023 और उस नए साल के दूसरे दिन में आपकी और हमारी ये मुलाकात इस प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के माध्यम से एक बार फिर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जॉस हिंदी में मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। वैसे तो नए साल की शुरुआत कुछ और ऐसी बड़ी घटनाओं के साथ हुई, चाहे वो दिल्ली का ड्रैगिंग कार इंसिडेंट हो या फिर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करते हुए आतंकी हमले हों। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी घटनाएं हुई हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मोहरें भी लगी हैं, वर्डिक्ट भी आया है, जिसने पुरानी चर्चाओं को एक बार फिर से छेड़ दिया। चर्चा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी यानी कि डिमोनेटाइजेशन के उस ऐलान की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्रवाई पर आज मुहर लगा दी। साफ शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। तो आज हुआ क्या है, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। 4-1 यानी कि संवैधानिक पीठ में शामिल एक डिसेंटिंग जज ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताया है। चलिए, सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि 4 जजों ने इसे सही बताया है तो क्यों बताया है। दरअसल केंद्र द्वारा शुरू किए गए निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है। प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पर नोटबंदी की जो प्रक्रिया है उसको अमान्य नहीं किया जा सकता है। केंद्र को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से परामर्श के बाद कार्रवाई करने की आवश्यकता है और दोनों के बीच 6 महीने तक परामर्श हुआ है। यानी कि जिसमें कहा जा रहा था कि आरबीआई ये जो सरकार ने अपने स्वैच्छिक तरीके से ये फैसला लिया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 6 महीने तक इस पर जो बातचीत है आरबीआई और सरकार की होती रही है। तो ऐसे में यहां पर नोटबंदी की कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। 4 जजों ने इस तरीके की बात ये कही है, इसकी कार्रवाई को लेकर बात कही है। और अब जस्टिस नागरत्ना की बात करते हैं, वो डिसेंटिंग जज जिन्होंने इस फैसले को लेकर 4 जजों की जो बात थी उससे वो सहमत नहीं हुए हैं। देयर वाज नो म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन देम। नोटबंदी को गैर कानूनी ठहराने के पीछे उनका क्या तर्क है? वो दरअसल कहती हैं कि 500 रुपए और 1000 रुपए की श्रृंखला, उसकी सीरीज के नोटों को चलन से बाहर करने के लिए कानून का सहारा लेना चाहिए था, ना कि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो कि एक्चुअल में हुआ भी है। साथ ही साथ नागरत्ना कहती हैं कि संसद में डिस्कशन के बाद सहमति से इस पर कानून आना चाहिए था, एक ऑर्डिनेंस पास किया जाना चाहिए था। नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। देश के लिए इतने अहम मुद्दे पर संसद को अलग नहीं छोड़ा जा सकता है, और अगर इसमें गोपनीयता की जरूरत थी तो इसमें ऑर्डिनेंस लाने का रास्ता अपनाया जा सकता था। वो साथ ही कहती हैं कि आरबीआई और केंद्र ने जो जवाब दाखिल किए हैं उनमें इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। नोटबंदी की पूरी कवायद 24 घंटे में की गई है, जबकि गंभीर आर्थिक प्रभाव वाले केंद्र के इस प्रस्ताव को एक्सपर्ट कमेटी के पास रखा जाना चाहिए था। तो 4-1 से ये जो फैसला आया वो हमने आपको बताया कि 4 जजों ने क्या कहा है, उनके पीछे उनका तर्क क्या है। और एक डिसेंटिंग जज वो कहते हैं कि जो रास्ता है वो सही नहीं था। अब यहां पर एक सवाल ये भी है कि पिटीशन, जो याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं आज, उनमें सवाल पूछे क्या गए थे? पहला तो यही कि इस कदम का मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं है। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, उन्होंने तर्क रखा है कि सरकार ने डिमोनेटाइजेशन के जो मकसद बताए थे वो सब झूठे थे, ना नोटबंदी से वो पूरे हुए हैं ना पूरे हो सकते थे। आरोप ये भी लगे हैं कि सरकार ने आरबीआई का वायलेशन किया है। केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि वो आरबीआई एक्ट की धारा 26 अंडर क्लॉज 2 के तहत करेंसी को डिमोनेटाइज कर सकती है, मुद्रा का विमुद्रीकरण कर सकती है। लेकिन चिदंबरम ने यह तर्क दिया है कि प्रावधान
केवल करेंसी की एक खास सीरीज को डिमोनेटाइज करने की परमिशन देता है, जबकि सरकार ने तो सभी 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए। अब इस रेफरेंस में रखते हुए उन्होंने 1946 और 1978 की मिसाल दी है, जब तत्कालीन वैध करेंसी नोटों की केवल एक सीरीज ही बंद की गई थी, लेकिन इस बार 500 और 1000 की सीरीज। सरकार का क्या तर्क है? जब मामला देखिए कोर्ट में गया और सरकार ने जवाब मांगे तो सरकार ने पिटीशन में कहा कि यह एक सोचा समझा हुआ फैसला था और नोटबंदी लागू करने से 9 महीने पहले फरवरी 2016 से ही इस बारे में आरबीआई से मशवरा चल रहा था। आरबीआई ने यह भी कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था और उन्होंने ही सरकार से नोटबंदी की सिफारिश की थी। हालांकि यहां पर क्या आरबीआई और सरकार कुछ छिपा भी रही है? इस पर माना जाता है कि आरबीआई ने नोटबंदी को लेकर कई असहमतियां जताई थी और घोषणा के कुछ ही घंटे पहले इन्हें रिकॉर्ड में रखा गया था। तो देखिए, फिलहाल अब राजनीति भी चरम पर है। राफेल की तरह क्या यह मुद्दा भी विपक्ष के हाथों से फिसल गया है? बात इस पर भी हो रही है। हालांकि आज स्ट्रेट टॉक में हमारा मकसद इस पर होती पॉलिटिक्स पर केंद्रित नहीं होगा, लेकिन एक नजर में आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यहां पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा कहा क्या जा रहा है। बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या कहा, आइए फटाफट से उस पर एक नजर डालते हैं। जजमेंट फाइनली तो अपलोड अभी होना बाकी है, लेकिन जो हम लोगों ने मालूम किया है उसके आधार पर 2-3 बातें बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। पहला कि दिस होल एक्सरसाइज वाज डन for a valid cause, namely removing fake currency, containing terror funding, black marketing, etc. ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। तो ये इन सम एंड सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो सील्ड कवर में वो भी दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। जिन 4 जजेस ने इस प्रक्रिया को भी सही ठहराया है, उन तक ने इसके परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह बात हमें स्पष्ट तौर पे समझ लेनी चाहिए। हमारी आपत्ति, इस देश की आपत्ति परिणाम पर थी कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। जो एमएसएमई सेक्टर है वो तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां गई और लोगों को जो कई लोगों की मौतें भी हुई। तो जो मुसीबतें लोगों ने झेली और आज तक जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है
उस पर कोई टिप्पणी किसी भी जज ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय में नहीं। जजमेंट नोटबंदी लाया ही नहीं जाना चाहिए था। 2016 में बवाल उस वक्त भी हुआ था और उसको लेकर ही अभी तक जो एक राजनीतिक लड़ाई है वो हम देखते आ रहे हैं। हालांकि आज जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है उसमें क्लीन चिट देते हुए ये कहा गया है कि इसे लाने का जो तरीका था वो एकदम सही था। हालांकि इसे हम पूरे संक्षेप में समझने की आज कोशिश करेंगे। इस पूरे फैसले को 4 जजों ने जो कहा उसके तर्क को भी, और एक डिसेंटिंग जज जो इसे गैर कानूनी बता रही है, रास्ते को ही गलत बता रही हैं, तो उनके पीछे उनका क्या तर्क है। तो इसी में ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजें छिपी हुई हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के तौर पर इसे वाकई लाया जाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए, किस तरीके से लाया जाना चाहिए था, क्या फॉलो किए जाने की यहां पर जरूरत थी, किस स्ट्रैटेजी को अपनाने की जरूरत थी यदि जिस काले धन को आप बाहर करने की बात कह रहे हैं या फिर और भी जो आपके मकसद थे उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट टॉक में। तो सवाल भी हैं कुछ जो हमारे आज के इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, और हम चाहेंगे कि जब इन सवालों पर हम अपने दूसरे सेगमेंट में ब्रेक में आने से पहले जब चर्चा की शुरुआत करें तो उस चर्चा में आप भी शामिल हों और आज सुप्रीम कोर्ट के आए इस वर्डिक्ट पर अपनी जो बात है आप हमारे साथ भी जरूर रखें। सवाल आज जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद कि केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी की कार्रवाई कानूनी या गैर कानूनी। इज द डिमोनेटाइजेशन एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लीगल और इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर नोटबंदी का जो फैसला है उसे सही ठहराया है। नोटबंदी पर केंद्र सरकार का जो फैसला है क्यों और कैसे सही है। क्या नोटबंदी के फैसले को आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से नहीं लिया था। आरबीआई की भूमिका को हम आज समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद। और आखिरी सवाल यह भी है कि 6 साल पुराने इस मामले के इस फैसले का 2023 पर क्या असर पड़ सकता है। इन तमाम सवालों पर आज हमारा स्ट्रेट टॉक रहेगा और चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स भी हमारे साथ जरूर जुड़े और प्रोग्राम का हिस्सा बने। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। 31 मार्च 2022 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2021 से 22 में 7.14 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। ये 2020 से 21 में दायर 6.97 करोड़ की तुलना में अधिक था। ये रिटर्न सामूहिक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और अस्पष्ट नकदी की जांच के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। तो दिस शोज कि बड़ी संख्या में लोग अब कर प्रणाली में प्रवेश कर चुके हैं और वो धन जो पहले असूचित लेन देन में उपयोग किया जाता था अब वैध गतिविधियों में उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर प्रशासन ने तो पहले जो कार्रवाई की उसके लिए वो प्रशंसा का पात्र है, जिसकी बात आज कही जा रही है। योजना को पूरी तरह विफल कहना केवल मुद्दे का राजनीतिकरण करना और निर्दयी होना है, यह भी कहा जा रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो हमारे लिए कठिन समय नहीं था। हालांकि जनता द्वारा सहन की जाने वाली अल्पकालिक पीड़ा अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक लाभ के लिए होगी, यह भी कहा जा रहा है। खैर, नोटबंदी की कार्रवाई से लेकर उसकी जो इंप्लीकेशंस हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको समझने के लिए आज स्ट्रेट टॉक में चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ आज लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस फैसले की जो पूरी प्रक्रिया और जो बात आज कही गई है 4-1 से हम उसके तर्क को, उसके सिग्निफिकेंस को समझना कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और इसी के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले भी आप उन्हें इस प्रोग्राम के माध्यम से इकोनॉमी से जुड़ी तमाम बातों को बड़ी ही प्रमुखता से रखते हुए आप उन्हें देख चुके हैं, हम सुन चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। तो केंद्र सरकार का फैसला, आरबीआई का रोल, साथ ही साथ नोट की कितनी सीरीज को डिमोनेटाइज किया जा सकता है धारा 26 अंडर क्लॉज 2 के तहत, ये सब आज समझेंगे बड़ी ही तफसील से। सबसे पहले मैं एक सवाल ऐसा जिस पर मैं दोनों का जो टेक है मैं फटाफट से लेना चाहूंगी। मैं रविंद्र जी से इसकी शुरुआत करूंगी। हालिया फैसले को सर आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगर शुरू से समझें तो आज का ये जो वर्डिक्ट था वो था किस पर। एक्चुअल कंफ्यूजन तो इसमें भी है, जैसे कांग्रेस ने भी कह दिया नोटबंदी देश के लिए सही थी या नहीं, या फिर इसको लागू करने के तरीके पर थी। इन दोनों जब चीजों को हम रखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है वो एक्चुअल में है किस पर? देखिए,
जहां तक बात एक लीगल एक बहुत पुराना मैगजीन होगी, तो हमको उसको समझना होगा। जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट आर फाइनल नॉट करेक्ट, यानी कि उनको सही नहीं माना जा सकता, लेकिन उनको अंतिम जरूर माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया सभी कानून, उनके द्वारा दिए गए सभी फैसले सही है ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। ये हो सकता है कि बिल्कुल निश्चित तौर पर कि बिल्कुल फाइनल है, वो अंतिम है, क्योंकि उनको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अब आ जाती है दूसरी चीज, जो ये पिटीशंस हैं, मोर और लेस ये पिटीशंस जो है इसको लागू करने की प्रक्रिया को लेकर के थी, क्योंकि अपारदर्शी तरीके से जिस प्रकार से इसे लागू किया गया था, आम जनता को जब इसकी जानकारी नहीं थी, तो उसका ये तरीका सही था या नहीं था, और क्या पूरा प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन सब चीजों को लेकर के थी। तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है केवल इसी चीज के ऊपर लगाई है कि हाँ, प्रक्रिया कहीं ना कहीं गलत इसमें। माफ कीजिएगा सर, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। मुझे ये समझना है कि जो पिटीशन जितनी भी आज खारिज की गई है, क्या उन सब पिटीशन में सिर्फ इसकी कार्रवाई को लेकर बात की गई थी, उस पर ये सवाल रखे गए थे कि कार्रवाई जो की गई है नोटबंदी को लाने की, वो रास्ता सही नहीं है? क्या सभी पिटीशंस में सिर्फ यही था? जी देखिए, जहां तक बात डिमोनेटाइज करने की है, डिमोनेटाइज करने का डेफिनेट राइट जो है उसके पास, सरकार के पास में है, आरबीआई एक्ट के तहत मैंडेट है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि भी डिमोनेटाइज किया गया था, इससे पहले भी डिमोनेटाइज किया गया है। वो बात ठीक है कि इससे पहले प्रक्रिया जो है संसद के अंदर भी गई है, सारी चीजें गई, 2 से 3 दिन का समय भी लगा। इस बार बस ये लगा लीजिए कि 3 घंटे का या 4 घंटे का समय दिया गया था बस। 8 बजे आई थिंक मोदी जी का शुरू हुआ था वहां पर बोलना राष्ट्रीय टीवी के ऊपर, 12 बजे रात को डिमोनेटाइज कर दिया गया था सभी को। तो समय बिल्कुल भी नहीं दिया गया था, इससे पहले समय दिया गया था, बस केवल मात्र ये फर्क है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो बड़ी महत्वपूर्ण हमको समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट इसमें नहीं किया जा सकता। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के पास में कोई इख्तियार था ही नहीं, कोई अधिकार कि डिमोनेटाइज के जो आपके किया गया नोट्स को, इस फैसले को किसी भी तरीके से इलीगल करार दे करके और पुराना स्टेटस को वापस बरकरार कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की अपनी जो कह सकते हैं ना, अपनी पर्सनल जो एक जुडिशियल रिव्यू की हदों से कहीं बाहर की चीज थी। इकोनॉमिक फैसला था, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये फैसले पहले सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, वो जायज भी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, डॉक्टर साहब इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो सकते हैं, ये अपनी बात इसके ऊपर रख सकते हैं, मैं केवल कानूनी प्रक्रिया के ऊपर अपनी बात रख पाऊंगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट है। इकोनॉमी के नजरिए से देखा जाए तो ये मामला डॉक्टर कुलविंदर जी बहुत ज्यादा अहम था। हालांकि इसको लेकर उस वक्त भी जो सवाल खड़े किए गए थे, वो आज भी सवाल कहीं ना कहीं हवा में तैर रहे हैं। लेकिन वो जो सवाल और आज का ये जो वर्डिक्ट सामने आया, जिस पर वो कहते हैं कि कार्रवाई भी एकदम सही थी। हालांकि जब हम देखते हैं कि बहुमत वाला फैसला पढ़ते हुए जस्टिस गवई कहते हैं कि कालाबाजारी और टेरर फंडिंग जैसे जो तमाम अपराध को रोकने के मकसद से नोटबंदी हुई थी, ये अब प्रासंगिक नहीं है, ये रिलेवेंट नहीं है कि वो मकसद हासिल हुए हैं या नहीं। ये जो तमाम चीजें अभी नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से जो खड़े हुए हैं, ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, इन तमाम बातों को आप किस तरीके से समझाएंगे, किस तरीके से आप समझेंगे? देखो, मैं इस चीज को दो एस्पेक्ट्स इसके हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक चीज तो है इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, और दूसरा जो इसके इम्पैक्ट्स हैं। जो इसकी ऑब्जेक्टिव बार बार दोहराए गए वो दो ही हैं कि फेक करेंसी है वो खत्म हो जाएगी और टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी। मेजर जो एम्फेसिस इसी चीज पे दिया गया, तो अचीव नहीं हुए हैं। उसका कोई अभी डेटा भी आपके पास नहीं है, और जब डेटा भी आएगा तो भी ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो डेटा आ भी रहा है फेक नोट्स का, वो भी इतना बड़ा डेटा नहीं है कि इतना बड़ा लेवल नहीं है कि उसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन को कर दिया जाए। और दूसरा है कि जो टेरर फंडिंग है उसको सीधा आप डिमोनेटाइजेशन के साथ जोड़ के देख रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो इसके अचीव नहीं हुए हैं।
बट जो इसके रिपरकशंस हैं और इम्पैक्ट है, इनके अलावा और इम्पैक्ट हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो लोगों को डिस्कम्फर्ट हुआ है, उसका यदि आप हिसाब किताब लगाएं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज हुई उस टाइम में। एग्जैक्टली। अल्टरनेटिव लेके आया गया, लोगों को बहुत डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ा, और उसके बाद भी जो स्थितियां हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे छोटा सा ब्रेक लेने की जो कमांड है वो आई है। मैं चाहूंगी कि आप इसे प्लीज ब्रेक के बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। नोटबंदी और सरकार को एक तरीके की जो क्लीन चिट मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस नोटबंदी जिस तरीके से लाया गया है उसकी कार्रवाई को लेकर जो वर्डिक्ट आया है, आज बात उसी पर। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 की सीरीज, उस श्रृंखला के नोटों को जो है वो बैन कर दिया गया था, और तभी से ही नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर विवाद जो है वो इन 6 सालों में देखने को मिलता है। और नोटबंदी के पक्षधरों का ये जो तर्क था कि इससे भ्रष्टाचार और आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अच्छे नहीं होंगे, या फिर इतने टाइम हो चुका है, तो ऐसे में अब इसको लेकर जो मकसद था, क्या हम उस मकसद में कामयाबी हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, इसी पर बात हम कर रहे थे। मेरे साथ 2 खास मेहमान, लीगल एक्सपर्ट रविंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर कुलविंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ब्रेक में जाने से पहले इसकी इंप्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र आप कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप उसे प्लीज कंटिन्यू करें। उसके असर की जो बात आप रख रहे थे, आप उस पर अपनी बात रखें। 3 बातें ही आपको जरा हाईलाइट करना चाहता था। एक तो ये कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए हैं जी, स्पेसिफिकली जिन ऑब्जेक्टिव्स को एम्फेसिस किया जा रहा था, हाँ, इसके लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था, वो नहीं अचीव हुए हैं। चाहे वो फेक करेंसी को खत्म करने का है, चाहे वो टेरर फंडिंग का है, वो उसका इसके साथ कोई ज्यादा रिलेशन नहीं होता है। और जो लेवल इंडिया में सामने आ रहा है, डेटा जो बता रहा है, उसके हिसाब से फेक करेंसी को खत्म करने के लिए हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, वो जायज नहीं था। और वो तो क्लियर है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे थे वो अचीव नहीं हुए हैं। और इसके जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स जो आए हैं, जो डिस्कम्फर्ट विद द पब्लिक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज हो गई है, जो सारी इकोनॉमी, स्मॉल स्केल सेक्टर हमारा, इंडस्ट्री एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री और रिटेल में जो है जो समस्याएं आई हैं, उसको यदि हम नोट डाउन करने लग जाएं तो इसको सही अल्टरनेटिव नहीं कहा जा सकता। ओके। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, किसी भी कंट्री में यदि डिमोनेटाइजेशन हो रही है तो हायर डेनोमिनेशन करेंसी को खत्म करके छोटी स्मॉलर डिनोमिनेशन पे आया जा रहा है। पर यहाँ पे हो रहा है कि 500 और 1000 को खत्म करके हम 2000 का नोट लेके आ रहे हैं। सो वो क्वेश्चनेबल है बहुत बड़े लेवल पे। जैसे इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन चल रही हैं, जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ जो कैपिटल है एक कुछ लोगों के हाथ में चली जा रही है, उसके हिसाब से वो जो बड़े नोट हैं वो खत्म होने चाहिए, रादर देन कि बड़े नोट इंट्रोड्यूस होने चाहिए। तो वो भी एक क्वेश्चन है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप बड़े नोट क्यों लेके आ रहे हो। कम से कम आप 500-1000 पे खड़े थे तो 500 पे आ जाओ, बट नहीं, 2000 का नोट आया और उससे कितना कैश, जो कैश इकोनॉमी जो चल रही थी उसमें कितनी समस्या आई है वो भी हमें पता है। तो जो ये 2-3 चीजें हैं, यदि 2-3 चीजों को हम सामने रख के देखें तो अल्टीमेटली ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव नहीं कहा जा सकता, स्पेसिफिकली इंडियन कंडीशंस के लिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं इसके साथ खराबी हुई हैं। देश को कैशलेस बनाना था, डिजिटल पेमेंट शुरू हो गई, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ आज हम देखते हैं कि उतने ही ज्यादा फ्रॉड एंड स्कैम्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। हाँ, ये भी एक चीज है। हम यहाँ पर मैं जब आज के इस वर्डिक्ट की बात करती हूँ रविंद्र जी, एक तो मैं आरबीआई की भूमिका को समझना चाहती हूँ। यहाँ पर 26 अंडर क्लॉज 2 का जो जिक्र है वो बहुत बार किया गया है। ये 26 अंडर क्लॉज 2 को हम समझना चाहेंगे। आरबीआई जब खुद सुझाव देती है तो हम 26 अंडर क्लॉज 2 को हम मानते हैं, लेकिन यहां पर क्या एक्चुअल में कहा जा रहा है, जैसे हालांकि से आप इस पर जरूर प्रकाश डालें,
इस पर यह कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से यह सुझाव जो है वो आरबीआई को दिया गया है, एंड देन उसके बाद उसने अपनी जो बातें हैं वो केंद्र सरकार के साथ साझी की हैं कि किस तरीके से इसे लाया जाना चाहिए। अब यहां पर क्या सिचुएशन है, किसकी ओर से यह सुझाव दिया गया था, और ये 26 अंडर क्लॉज 2, इस पर आप प्रकाश डालें। देखिए 26 क्लॉज 2 जो है सेक्शन, वो बेसिकली ये कहता है कि बोर्ड की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी करेंसी को डिमोनेटाइज कर सकती है। ओके। अब अगर मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एम्फसाइज, रविंद्र जी आपका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया, अगर आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो कॉल डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। जी हाँ, अपोजिशन की कुछ चीजों को करेक्ट तौर पे साबित कर दिया है कि भाई एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स को पहले से ही इसकी जानकारी थी, क्योंकि जो आपका बोर्ड है, जो आरबीआई का बोर्ड होता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी जो है बैंक्स हैं, उनके एमडी भी उसका जो है मेंबर्स होते हैं। तो ये सीक्रेट था, ये गलत है। और यदि ये सीक्रेट नहीं था तो इसको जिस प्रकार से लागू किया गया ये और भी ज्यादा गलत है। तो बहुत सारी चीजें आरबीआई का तो चलो ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो ओपिनियन तो जब यदि देखेंगे डिसेंटिंग जज जो है उनका भी ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हैड दैट पावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, और इससे ज्यादा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में कहने के लिए कुछ था ही नहीं। अब देखिए जो विक्टिम यदि लाइन में जाकर के किसी विक्टिम की डेथ हुई, किसी के घर में कोई हादसा हुआ, डिमोनेटाइजेशन की कहानी है, कोई दिक्कत हुई, वो तो लोग कंपनसेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए। यदि वे लोग जाते तो डेफिनेटली उनको कोई ना कोई कंपनसेशन भी मिलता, और वो एक अलग मुद्दा आता। जो डिस्कम्फर्ट की जो प्रोफेसर आप बात कर रहे थे, डिस्कम्फर्ट वाली चीज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी गई नहीं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कभी ओपिनियन दिया ही नहीं। तो इसलिए इस चीज को डिमोनेटाइजेशन पे मोहर मानने की जगह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस तरीके से देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हमारे प्रभु से बाहर की चीज है, आपने कर दिया तो कर दिया, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ये बेसिकली 3 लाइन में ये समराइज कर सकता हूं मैं। नहीं, ये जो 26 अंडर क्लॉज 2 की आपने बात कही थी धारा, ये क्योंकि एक स्पेसिफिक सीरीज होती होगी ना, एक श्रृंखला होती होगी जिसके करेंसी को आप उसको डिमोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो सवाल 500 और 1000, जैसा कि यहां पर जो जस्टिस नागरत्ना जी हैं वो भी, उन्होंने भी यही डिसेंटिंग जज जिन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी एक लिमिटेड, एक स्पेसिफिक आप करेंसी को आप उसका विमुद्रीकरण कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो आपने 500 और 1000 उनकी सारी सीरीज को ही आपने जो है उसको डिमोनेटाइज कर दिया। बिल्कुल, देखिए लेकिन इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन ज्यादा जाएंगे तो आपकी बात सही हो सकती है। मैं पढ़ सकता हूँ सेक्शन 26 क्लॉज 2 को। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द गजेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स। सो एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट विल मीन एनीथिंग, उसके अंदर एक सीरीज को इंक्लूड करे या एंड नंबर ऑफ सीरीज को इंक्लूड करे। अब उस चीज को, उनकी कॉम्पिटेंसी को कौन क्वेश्चन करेगा? इस चीज के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता था कि भाई क्या ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी हुई थी जो कि सेक्शन 26 क्लॉज 2 के अंदर एक जरूरी है कि henceforth इस डेट से इस टाइम से ये सब सारे के सारे नोट्स को डिमोनेटाइज किया जाएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज नो सच नोटिफिकेशन वाज इशूड। वो एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से किया गया जिसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया गया कि भी इतने बड़े मामले को जो है आपको पार्लियामेंट में डिस्कस करके और उसके बाद में नोटिफिकेशन करना चाहिए था, क्योंकि एक ब्रीफ एक्ट भी बनाया गया था। हर बार डिमोनेटाइज ऐसे नहीं किया जाता। पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है राष्ट्रपति से वो लेकर के कंसेंट लेकर के, और उसके बाद में क्योंकि हाउस नहीं था तो हाउस आने तक इंतजार किया है, और हाउस आने के बाद में एक एक्ट बनाया जिसके तहत इस सारी प्रक्रिया को कानूनी बनाया गया। उस एक्ट को और उस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, हमें ये समझना पड़ेगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाले साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। कौन है इस वक्त आप मेरे साथ? हाँ जी, डॉक्टर कुलदीप सिंह जो कह रहे हैं बहुत तरीके कायदे से बिल्कुल उन्होंने ठीक बोला है
देखिए, अगर ये डिमोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं तो टेरर्स के लिए या फेक कहते हैं जो नेबरिंग कंट्री है वहां से फेक करेंसी आ रही है उसको रोकने के लिए या टेरर को, ये बिल्कुल झूठी बात है, गलत बात है। ये सिर्फ अपने गलत बात को ठीक बनाने की कह रहे हैं। तो मोदी जी का खुद बयान आया था कि इससे हम काला धन बाहर जो इकट्ठा हुआ है वो हम लेके आएंगे। वो क्या, जो जब उन्होंने पता किया कि काला धन इन्हीं लोगों को है तो वो बात रफा दफा होगी। और इसके बाद उन्होंने ये नया सोचा किया, हर अकाउंट में 1-1 लाख रुपया मिलेगा सब लोगों को, 1-1 लाख रुपया, वो भी बेकार। सब ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये एग्री किया ही नहीं है कि ये जो कर रहे हैं जो ठीक कर रहे हैं। ये खुद अपनी नई इलेक्शन जो आ रही है 2024 में उसको जस्टिफाई करने के लिए कि ऑपोजिशन कोई ऐसा मुद्दा ना खड़े करे, इसलिए वो ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखो किसानों के जो कानून बनाए थे इन्होंने, वो भी रातों रात ही इन्होंने बना के तैयार कर दिए थे। ये भी जो बोल रहे थे, अपना रविंदर सिंह बोल रहे थे 4 घंटे उनको टाइम दिया था पहले वाले, इसमें तो वो भी टाइम नहीं दिया था। ये बहुत सरासर बहुत ज्यादा है लोगों के साथ अनजस्टिस है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जुड़े रहें आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट से आए महत्वपूर्ण फैसले के बाद भले ही सरकार को आज राहत मिल गई हो, जैसा हम भी बता रहे हैं कि क्लीन चिट उसे एक मिल गई है, जिस तरीके से वो इस फैसले को लेकर आई है और उसे इम्पोज किया गया है। आज सरकार की बातें जरूर खुल गई होंगी, लेकिन उसके लिए जश्न मनाना शायद इतना भी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ में से एक महिला जज बीवी नागरत्ना की नोटबंदी पर जो की गई टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं उनका जो जश्न है फीका करती हुई नजर आती है। दोनों खास मेहमानों को एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर कुलविंदर जी, अब देखिए 6 साल हो चुके हैं और कई लोग तो इसे शायद भूल भी चुके हैं। कई कबार फिर से चर्चाओं में आता है तो चर्चाएं आम लोगों में जो है वो छिड़ जाती हैं। जब हम नए नोटों की बात करते हैं तो आम आदमी जो आज है वो नए नोटों से अब उसका अब आदी हो चुका है। लेकिन जब हम जिसकी बात आप भी कर रहे थे ना, बड़े नोटों की बात, 2000 के जो नोट हैं, 2000 का जो नोट है, जो मिडिल व्यक्ति है, मध्यम वर्गीय परिवार व्यक्ति पास रखने, अभी भी ये अपने पास रखने से शायद कहीं ना कहीं कतराता होगा। हालांकि आप प्लीज इसे जस्टिफाई जरूर कीजिएगा कि वाकई ऐसा है भी या नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं कब सरकार फिर से कुछ एक बड़ा फैसला ले आए और इन नोटों का भी वही हश्र हो जो 500 और 1000 का हो। तो वी वांट टू नो कि ये जो 2000 रुपए के नोट ये बंद तो हुए नहीं हैं, जो करेंसी से छपकर आ गए हैं वो उन लोगों के पास जमा होते जा रहे हैं जिनका जमा धन जब्त करने की घोषणाएं सरकार जो है वो अक्सर कर रही थी और पहले भी करती रही और अभी भी कभी भी कर दे कुछ पता नहीं है। तब फिर हम जब इन सब तमाम परिस्थितियों को देखें तो हम एक सवाल उठता है कि इन तमाम चीजों का एक्चुअल में लाभ हुआ क्या है। सरकार जो है कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर अभी तक अपना जो स्पष्टीकरण या फिर कहें अपनी जो बात है इन तमाम सवालों पर वो उसका जो एक्चुअल जवाब है वो मिला ही नहीं है हमें अभी तक। कभी वो जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि वो एज इट इज कोई ना तो वो चीजें जो इम्पैक्ट्स आए हैं जिसकी हम जनरली पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, हाँ। वो ना तो उनका वो टारगेट ही नहीं था। ठीक है, चाहे आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ें, चाहे लोगों की समस्याओं के साथ जोड़ें, चाहे कैश इकोनॉमी की समस्याओं के साथ जोड़ें, तो टारगेट था क्या फिर इसे लाने का? देखो वो जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे ऑब्जेक्टिव जो बताए गए हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि वो तो अचीव नहीं हुए हैं और वो इस तरीके से रियलिटी तो बिल्कुल सामने है। और जो क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरीके से जो लेके आएगा, जो प्लानिंग की गई इसको लेके आने की, वो भी इफेक्टिव नहीं थी। वो उसके बाद जो समस्या आई है वो सबको पता है, लोगों को तो लोगों ने तो फर्स्ट हैंड में वो समस्याओं को फेस किया है। तो वो जो सवाल है वो सवाल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे जब भी ये कभी मुद्दा दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो इनइफेक्टिवनेस है पॉलिसीज की, इम्प्लीमेंटेशन की, एग्जीक्यूशन की, वो बिल्कुल सामने आएगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। अभी कोई भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट आपको इसको जस्टिफाई करवाता नजर नहीं आएगा। ओके
लेकिन जब एनालाइज करोगे इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट्स का और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स का, वो अच्छे नहीं है। और वो आप देखोगे जैसे मतलब मैं 2000 के नोट की आपने बात की है, हाँ। तो 2000 नोट के 2000 का जो नोट है उसकी जो परसेप्शन अभी भी जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, मेजॉरिटी जो इंडिया की जो बड़ी इकोनॉमी अभी भी गांव में रह रही है, तो 2000 के नोट की चेंज गांव में अरेंज करना मुश्किल हो जाता है जी। 500 एंड 1000 तो वो ठीक चल रहा था, 500 का बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में था नोट, हाँ। बट जो 2000 का नोट अभी भी कहीं आ रहा है, इवन टाउन्स में भी आ रहा है, तो जो रिटेलर हैं या जो लोग हैं वो उसको चेंज नहीं कर पाते आसानी से। तो हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी, बहुत सारी इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी है, इतनी बड़ी डिनोमिनेशन का नोट हम लेके आएंगे तो समस्या उससे भी आएंगी, वो भी रैशनल नहीं है। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम आगे चलता जा रहा है तो 2000 का नोट भी सर्कुलेशन में ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली, मेरा अगला क्वेश्चन यही था। ठीक है, इट मींस वो जो काले धन की बात है, वो सारी चीजें फिर कैपिटल वहीं जानी शुरू हो गई है जहां से वो बात थोड़ी बहुत निकली थी। डीमोनेटाइजेशन के थ्रू एकदम से करप्शन खत्म हो जाएगा, फॉरेन कंट्रीज में पड़ा काला धन इधर आ जाएगा, वहां ये इसको थ्योराइज करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो बता दे कि यदि डिमोनेटाइजेशन कर दें तो ये सारी चीजें सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जब तक वो ऐसा कोई आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन है ही नहीं, आप उस चीज को लेके आ रहे हो, उसके पीछे सीधा कोई लग तो नहीं रहा कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। ओके, मे बी सम पॉलिटिकल बेनिफिट्स हों। सो वो तो क्वेश्चन जो है ऐसे के तैसे ही बने रहेंगे, क्वेश्चन सही नहीं है ना। फिर एक देश की तरक्की के लिए, एक देश का जो एक ढांचा है उसे दुरुस्त करने के लिए फिर ये चीजें सही नहीं है। समय की अब थोड़ी सी कमी है, मैं यहाँ पर रविंद्र जी से ये आखिरी सवाल मैं उनसे लूंगी। रविंद्र जी, अभी देखिए ये जो संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया, 4 जज जो है वो सहमत हुए, एक डिसेंटिंग जज है जो अपनी एक अलग जो राय है वो रखती हैं। अब इसके बाद हम क्या उम्मीद करें? देखिए, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसके हो चुके हैं। अब इसको लीगलाइज या इलीगल बनाने से कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला है नहीं, ये एक सच्चाई है। जहां तक बात रही इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस की, मैंने आपको स्पष्ट तौर पर शुरुआत में बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से बाहर है, किसी भी कंट्री का जो है इकोनॉमिक जो है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से बिल्कुल बाहर है इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना, क्योंकि न तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है और न ही उनके पास में कोई इस प्रकार की कोई एक्सपर्टाइज वो पैदा कर सकते हैं जिससे उसके हर इम्प्लीकेशन को और इम्पैक्ट को स्टडी कर सके और एकेडमिक स्टडी के बाद में उसके ऊपर फैसला दे सके। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इस फैसले से अलग करते हुए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे ही नहीं, क्योंकि सच्चाई तो ये है वो टिप्पणी कर ही नहीं सकते। ओके, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस सवाल के साथ कि 6 साल पुराने इस मामले को लेकर जो आज ये जो फैसला आया है, इसकी कार्रवाई को लेकर, ये 2023 साल 2023 जिसमें हम एंटर कर चुके हैं उस पर ये किस तरीके का असर डालेगा, ये एक अहम सवाल है जिसका जो जवाब है वो भविष्य की गठ में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। लेकिन इसी के साथ हम इजाजत भी लेना चाहेंगे। कल एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू जिस पर हम कल बात करने वाले हैं, और मैं चाहूंगी कि हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो उस एपिसोड को जरूर वॉच करें और हमारे साथ जुड़े भी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ मैं इजाजत लूंगी स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। लेकिन आज के इस एपिसोड को लेकर यदि आप कोई फीडबैक रखना चाहें तो info@justbroadcasting या geet@justbroadcasting.com पर अपने सुझाव या फीडबैक देना ना भूलें। इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।